तो आज हम बात करेंगे जॉब फर्स्ट से लेकर 5 तक और कॉमा फुल स्टॉप पूर्णविराम और योजक चिन्ह और इसमें हमको कितने नंबर मिलते हैं और कितनी गलतियां माफ रहती हैं जॉब फर्स्ट से लेकर 5 तक। तो इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब फर्स्ट की। तो देखिए जॉब फर्स्ट होता है ना हमारा, उसमें टाइपिंग रहती है। जॉब सेकंड है, उसमें एक लेटर बनाना होता है हमें। और जो जॉब थर्ड है वो एक एक्सेल टेबल होती है उसको हमें सॉल्व करना होता है। और जॉब फोर है, उसमें हमें 80 WPM की डिक्टेशन लिखनी होती है और उसका हिंदी ट्रांसलेट करना होता है। और जॉब फाइव है, उसमें 100 WPM की डिक्टेशन रहती है और उसका हिंदी ट्रांसलेट करना होता है। अब बात करते हैं हम जॉब फर्स्ट से 5 तक कितने वर्ड कैसे क्या पैटर्न रहता है इसका। तो देखिए जो जॉब फर्स्ट होता है ना हमारा, उसमें आपका 300 वर्ड का एक पैराग्राफ रहेगा जिसमें आपको 30 WPM की स्पीड से वो पैराग्राफ टाइप करना है। 10 मिनट मिलेंगे 300 वर्ड टाइप करने के लिए। तो आप घर पर प्रैक्टिस करें तो 40 प्लस स्पीड होनी चाहिए आपकी, तभी ही वहाँ पर निकल पाएगा। और अब बात करते हैं जॉब सेकंड की। तो इसमें हमारा एक लेटर रहता है, वर्ड का हमें नहीं पता रहता, लेकिन इसकी जो फॉर्मेट वगैरह होती है वो सही से करनी होती है, नहीं तो वो नंबर काट लेंगे। और जॉब थर्ड है, इसमें एक एक्सेल की टेबल होती है, वो वहाँ से बनी हुई आएगी, ओनली हमको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके उसको अपलोड कर देना है। जॉब फोर है, जॉब फोर में हमको 80 WPM की डिक्टेशन बोली जाएगी। और जॉब फाइव में हमको 100 WPM की डिक्टेशन बोली जाएगी, जिनमें 80 WPM के में 400 शब्द यानी 400 शब्द और 100 WPM की जो डिक्टेशन है उसमें 500 शब्द रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, 80 और 100 की जो भी डिक्टेशन होंगी वो अपनी पूरी स्पीड पर बोली जाएंगी, ना ही कम और ना ही ज्यादा। इनकी टाइमिंग 5 मिनट है, 5 मिनट ही रहेगी। यानी 400 शब्द 80 WPM वाले वो 5 मिनट में बोले जाएंगे और ये 100 WPM में 500 शब्द 5 मिनट में ही बोले जाएंगे, न कम न ज्यादा। अब बात करते हैं जॉब फर्स्ट पर फिर से। जॉब फर्स्ट में हमारी जो गलतियां होती है ना, वो 5% माफ रहती हैं। यानी आप 300 वर्ड का 5% निकालेंगे तो करीब 15 गलतियां होती हैं। और जो जॉब सेकंड है हमारा, उसमें हमारी 10 गलतियां माफ रहती हैं। और जो जॉब थर्ड है उसमें भी सेम हमारी 10 गलतियां माफ रहती हैं। इसके बाद हम जॉब फोर पे आते हैं 80 WPM की डिक्टेशन पर। तो इसमें हमारी 20 गलतियां माफ रहती हैं। और जो जॉब फाइव है 100 WPM, तो इसमें 25 गलतियां माफ रहती हैं। अब बात करते हैं नंबर की। तो देखिए जॉब फर्स्ट से लेकर थर्ड तक 120 नंबर का पेपर होता है। यानी टाइपिंग, लेटर, टेबल, ये 120 नंबर के रहेंगे, जिसमें टाइपिंग 60 नंबर की, लेटर 40 नंबर का, टेबल 20 नंबर की, टोटल हुए हमारे 120। और अब बात करते हैं जॉब फोर और फाइव की। तो जो हमारा जॉब फोर है वो 130 नंबर का रहता है, जिसमें 30 नंबर की हमारी जो शॉर्ट हैंड होती है वो रहती है और 100 नंबर का हमारा जो हिंदी ट्रांसलेट रहता है वो होता है। और जो जॉब फाइव होता है हमारा, उसमें हमको कोई नंबर नहीं मिलते हैं, उसमें ओनली हमें 25 गलतियां माफ करने को मिलती हैं। अगर इससे आप ज़्यादा करते हैं यानी 26 गलतियां भी करते हैं तो वो फेल कर देंगे। इसमें फेल पास होता है, ना कि नंबर मिलते हैं इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, यानी कितने दिन में होगा। तो हमारा जो एग्ज़ाम है ना वो 2 दिन में होगा। जॉब फर्स्ट और सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, लेटर, टाइपिंग, टेबल, ये पहले दिन होगा। दूसरे दिन जॉब फोर और फाइव यानी 80 और 100 WPM की डिक्टेशन का एग्जाम होगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि एग्जाम कैसे होगा, कितने नंबर मिलेंगे। देखिए हमारा जो मार्कशीट है ना, तो उसमें 600 नंबर का पूर्णांक होगा टोटल।
600 नंबर का। तो देखिए 250 नंबर तो हमारे ये हो रहे हैं, यानी 250 नंबर। 120 नंबर का जॉब फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, और 130 नंबर का जॉब 4, यानी इन सबको मिलाया जाए जॉब फर्स्ट से लेकर 4 तक, तो ये हमारे 250 नंबर हो रहे हैं। अब बात करते हैं जो बाकी के नंबर है वो कैसे मिलते हैं। तो देखिए करीब 200 नंबर का पूर्णांक रहता है हमारा उसका इंटरनल नंबर, जो कॉलेज की तरफ से हमको दिए जाते हैं, और करीब 150 नंबर का शायद प्रैक्टिकल रहता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा ही है कुछ। तो ऐसे करके हम इनको जोड़ेंगे तो 600 नंबर का हमारा टोटल पूर्णांक होता है। अब बात करते हैं हमको ये नंबर मिलेंगे कैसे। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारे नंबर है ना वो हमारी मिस्टेक के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी जो मिस्टेक है यानी गलतियां हैं, आप टाइपिंग में मान के चलो आप 15 गलतियां करते हैं, तो वो 15 गलतियां तक आपके मान के चलो 1 या 2 नंबर के हिसाब से वो ऐसे कम करते हुए 15 के 20 नंबर काटते हैं या 25 काटते हैं, तो वो ऐसे 60 नंबर में से आपके मान के चलो 15 नंबर भी काटते हैं तो 45 नंबर रह जाएंगे। अगर मान के चलो आप इससे ज़्यादा आप गलती करते हैं, यानी 15 से ज़्यादा यानी 16 करते हैं, तो फिर इसमें वो आपको नंबर 0 देंगे, क्योंकि आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। इसका यही नियम है कि आपको नंबर 0 दे दिए जाते हैं अगर आपकी मिस्टेक ज़्यादा होती है। तो सेम इसका ऐसे लेटर में अगर आप अंडर 10 मिस्टेक रखते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। अगर आपने मिस्टेक 10 से ज़्यादा की तो नंबर 0। सेम ऐसे ही इसमें टेबल में भी अगर आप मिस्टेक 10 से कम रखते हैं यानी 10 तक रखते हैं तो 20 नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो इसमें भी नंबर 0। अब बात करते हैं 80 WPM वाले की। तो इसमें भी 20 गलतियों तक आपके नंबर काटेंगे वो, यानी 100 नंबर का जो हमारा हिंदी ट्रांसलेट है उसमें से वो नंबर कम करेंगे, यानी 100 नंबर का हमारा पूर्णांक है हिंदी ट्रांसलेट का। तो उसमें वो लोग 20 गलतियों की मान के चलो 20 नंबर काट लेते हैं, तो फिर हमें 100 में से 80 नंबर देंगे। अगर हमारी 21वीं भी गलती होती है तो वो हमको फेल कर देंगे, यानी नंबर हमारे वहां पर 100 में से 0 हो जाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। और 100 WPM का मैंने पहले ही बता दिया, इसमें हमको नंबर नहीं मिलते, डायरेक्ट डिप्लोमा मिलता है। तो नंबर का सिस्टम आप हमेशा ध्यान रखना। जो कोई लोग बोल रहे थे कि हमको 97 नंबर 94 नंबर मिले हैं 250 में से, तो भैया ये इसी की वजह से मिले हैं कि आपने मिस्टेक ओवर कर दी थी उसमें, तो आपके नंबर वहां पर 0 हो गए हैं। और जो 94 नंबर मिले हैं वो आपको, तो मान के चलो आपने टाइपिंग अपनी अंडर 15 में कर दी है तो ऐसे, और मतलब उसके नंबर, और टेबल है ना या लेटर है तो आपने उसको अच्छे से बना दिया उसके नंबर, और जो शॉर्ट हैंड बनाई आपने तो 30 में से उसने कितने नंबर दिए आपको, ऐसे करके आपको 100 या 125 या 140 नंबर लगभग लोगों को मिले हैं। तो ऐसे मिले हैं। अगर मान के चलो आपने हिंदी ट्रांसलेट है ना उसमें गलतियां 20 से ज्यादा कर दी हैं तो उसमें सीधे सीधे आपके 100 नंबर कम हो गए। अब मान के चलो आपके 250 नंबर का हमारा टोटल पूर्णांक है, तो मान के चलो जैसे आपके अभी 150 नंबर आए हैं एग्जाम में, 150 नहीं 140 मान लो, कई लोगों के आए हैं 140 नंबर। अब हमारा जो हिंदी ट्रांसलेट है वो 100 नंबर का है, मान के चलो उसमें 100 नंबर और ऐड कर देंगे तो हमारे होते हैं 240 नंबर। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिकल इंटरनल नंबर की। तो आप यहीं से मान के चलो इंटरनल नंबर में कुछ नहीं 150 हमको देगा तो भी हमारे 400 नंबर होते हैं, और प्रैक्टिकल में भी हमको 100 नंबर देगा। तो ऐसे करके हम जोड़ते हैं तो हमारा करीब 450 500 के आसपास नॉर्मली पूरा जो हमारा मार्क जो हमको प्राप्त होते हैं, नंबर प्राप्त होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। तो नंबर का आपको पता चली गया होगा, और अच्छे से नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो हमें जो डिक्टेशन वहां पर बोली जाएगी उसमें हमको पैराग्राफ नहीं बोला जाएगा। अगर वहां पर पैराग्राफ नहीं बोला जाएगा तो फिर हम पैराग्राफ कैसे लगाएंगे। तो देखिए हमें पैराग्राफ लगाने के लिए क्या करना होगा, जो हमको वहां पर डिक्टेशन बोली जाएगी या फिर ऑफलाइन मान के चलो जिनका बैक का होता है तो उनको बोली जाएगी, तो उसमें जो डिक्टेटर या फिर ऑडियो जो भी ऑडियो चलेगी उसमें जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसमें
2 या 3 सेकंड के लिए ब्रेक दिया जाएगा। यानी वो जो डिक्टेटर है डिक्टेशन बोलेगा वह 2 या 3 सेकंड के लिए ब्रेक लगाएगा, यानी वो हल्का सा रुकेगा या फिर अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करेगा। तो उस जगह पर आपको समझ जाना चाहिए कि इस जगह पर पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोल देता हूँ। जो डिक्टेटर होता है, जो डिक्टेशन बोलेगा हमको या डिक्टेशन ऑडियो बोलेगी, तो उसमें वो थोड़ा स्लो होगा या 2 से 3 सेकंड के लिए ब्रेक लेगा। तो उसी जगह पर हमारा पैराग्राफ होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो देखिए, जो पूर्ण विराम होता है उसके लिए एक डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन को हम कैसे फॉलो करेंगे, तो मैं एक बार उसको पढ़ के सुना देता हूँ। जिस जगह पर हमारा वाक्य समाप्त होता है उसके बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जिस जगह पर हमारा वाक्य समाप्त होता है उस जगह पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप सभी के पास ओपी शुक्ला बुक तो होगी, तो उसी में से एक 8.23 डिक्टेशन है। उसके स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के थोड़ा कि पूर्ण विराम किस जगह पर हम लगाते हैं। तो देखिए, सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। देखिए, हमारा जो एक वाक्य है वो समाप्त हो गया है। कहाँ तक? आपात स्थिति के दौर से गुजर रहा है तक। आप एक बार अपनी ओपी शुक्ला बुक में ध्यान से देखना है। ठीक है, हमारा जो वाक्य हो रहा है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ इसको। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य है जो समाप्त हो रहा है, और वाक्य समाप्त होने के बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब मैं इसका दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको, जो इसमें आपको दिख रहा है। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। देखिए, ये एक वाक्य है, यानी ये अपने आप में एक अलग वाक्य है, और करता हूं के बाद इसमें पूर्ण विराम दिख रहा है आपको। और दूसरा वाक्य, सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूं। इसके बाद भी आपको पूर्ण विराम दिख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ही वाक्य अपने आप में अलग हैं, और ये दोनों जब भी समाप्त हो रहे हैं, यानी जहां भी समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। आप अपनी एक बार ओपी शुक्ला बुक है ना, उसमें ध्यान से देखना कि हमारे वाक्य कहाँ पर समाप्त हो रहे हैं और किस किस जगह पर कॉमा लगा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा उदाहरण है। मान्यवर, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं टूरिज्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करता हूं के बाद मैंने इसमें पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया है। तो देखो, इसमें पूर्ण विराम इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इसमें क्योंकि का उपयोग हुआ है, और क्योंकि का उपयोग का मतलब है कि ये दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं, और जिस जगह पर ये दोनों वाक्य जुड़े, या कोई भी वाक्य हो जिस जगह पर दो वाक्य जुड़ रहे हों, तो उस जगह पर हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। अगर क्योंकि की जगह पर लेकिन, किंतु, परंतु और चूंकि होता, तो फिर हम उनसे पहले कोमा लगाते। एक चीज ध्यान रखना, लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि, इनसे पहले कॉमा लगाया जाता है व्याकरण के नियम के अनुसार। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप जो पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे, तो एक बार आप अच्छे से अपनी जो ओपी शुक्ला की बुक है दीपक प्रकाशन वाली, उसको ध्यान से देख लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा वाक्य किस जगह पर समाप्त हुआ है और किस जगह पर हमारा पूर्ण विराम लगा है। फिर से मैं इसकी एक इसी डेफिनेशन को बोल देता हूं।
कि जिस जगह पर हमारा वाक्य समाप्त होता है उसके बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और मैंने उदाहरण आपको बताई दिया 8.23 डिक्टेशन नंबर 8.23 का अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अब बात करेंगे हम कॉमा की आगे। अब बात करते हैं हम कॉमा की। तो देखिए पीछे मैं बता ही चुका हूं, लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि से पहले हमेशा कॉमा का यूज किया जाता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं कुछ वर्ड के नाम बताना चाहता हूं जिन्हें हम किसी नाम से नहीं बल्कि पद से जानते हैं, पद से जानते हैं, तो हम उस जगह पर कॉमा का प्रयोग करते हैं और लगभग आप सभी लोगों को पता भी होगा। जैसे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सभापति महोदय, सभापति जी, उपाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय। ऐसे कई नाम हैं जिनको हम पद से जानते हैं, तो उनके बाद हमेशा कॉमा लगता है। अगर मान के चलो एक शब्द और है आदरणीय, तो देखिए अगर आदरणीय अकेला है उसके बाद हमारा डायरेक्ट वाक्य शुरू हो रहा है तो फिर आदरणीय के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अगर आदरणीय के साथ माननीय सदस्य महोदय या फिर आदरणीय अध्यक्ष महोदय ऐसे लिख के आ रहा है तो फिर हम अध्यक्ष महोदय के बाद ही कॉमा लगाएंगे, आदरणीय के बाद नहीं लगाएंगे। अगर आदरणीय अकेला शब्द है आता है तो फिर हम उसके बाद कॉमा जरूर लगाएंगे। अब बात करते हैं हम कॉमा किस जगह पर और लगता है। तो देखिए हाँ, ना और नहीं के बाद कॉमा का उपयोग होता है। अब इसका उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। उसका उदाहरण है, क्या आप ग्वालियर जाओगे? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप ग्वालियर जाओगे? तो देखिए जब मैं इसका रिप्लाई दूंगा यानी जवाब दूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ मैं ग्वालियर जाऊंगा, तो हाँ के बाद कॉमा अवश्य लगेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना है। और दूसरा है उदाहरण, क्या आपने अब काम करना बंद कर दिया है? तो मैं फिर से इसका रिप्लाई दे रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं इसमें नहीं, मैंने काम करना बंद नहीं किया है। तो देखिए नहीं के बाद कॉमा आया है। कोई ऐसे शब्द आते हैं जिनका आपको रिप्लाई देना पड़ता है तो आप उसमें हाँ, ना और नहीं से नहीं के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की अपने कॉमा की बात करते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण है, मान्यवर मैंने इस सदन में बहुत सी बातों को कहा, कॉमा कल जो चर्चा हुई थी वह बहुत जरूरी है। तो देखिए कहा के बाद कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इस वाक्य को जोड़ रहा हो, तो फिर हम इसके बीच में कॉमा लगाएंगे। अगर इस जगह पर की लगी होती यानी छोटी की मात्रा वाली की होती तो फिर इस जगह पर हम कॉमा नहीं लगाते। जिस जगह पर भी हम बातों को या वाक्यों को कह रहे हो तो उस जगह पर हम कॉमा लगा रहे हैं, अगर छोटी की न हो तो। ओपी शुक्ला डिक्टेशन को आप अच्छे से देख लें, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका ये नीचे वाला उदाहरण है, आपने देख लिया होगा, माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि वह हमारी मांगों को पूरा करेंगे। देखिए इसमें की लगा है तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य था वह जुड़ गया है। अगर की नहीं होता तो कहा के बाद कॉमा आता। अब कुछ और वर्ड हैं तो उनके ऊपर हम कॉमा के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कोई नाम यानी किसी भी तरह के नाम, विषय यानी कोई भी विषय हो या फिर वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो, जैसे किसी शहर के नाम बार बार आ रहे हो जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ग्वालियर, तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब के बीच में कॉमा लगता है। अगर किन्हीं शहरों के या किन्हीं व्यक्तियों के नाम या किसी वस्तुओं के नाम लगातार आ रहे हों बार बार तो उन सब के बीच में कॉमा लगेगा। लेकिन लास्ट में जो दो नाम रह जाएंगे, जैसे मैं अभी बात करूं दिल्ली, मुंबई, आगरा, ग्वालियर,
और जयपुर। तो देखिए ग्वालियर और जयपुर या ग्वालियर तथा जयपुर लगा के हम करेंगे, जैसा हमारा वाक्य सेंटेंस हमें बताएगा उसी तरीके से, जिस तरह से हमको वाक्य का सेंटेंस है उस तरीके से उसमें तथा या और का यूज करेंगे। तो इस चीज का आपको पता ही होगा कि कोई चीज बार बार रिपीट होती है, नाम वगैरह या किसी शहर का या किसी वस्तु का, संज्ञा की परिभाषा आप मान लीजिए, और संज्ञा की परिभाषा आपको पता ही होगा क्या है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक दिन लाइव क्लास चलेगी तो उसमें देख लेंगे डिस्कस करके और अच्छे से। ये तो अभी ऑफलाइन है, यानी भी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसमें नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन उसमें जब डेमो करेंगे ITI का ऑनलाइन एग्जाम का, तब अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग में और लाइव प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर होता है। तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे कि कोई नाम या वस्तु का किसी चीज़ का बार बार रिपीट होता है तो उन सब के बीच में कॉमा लगाते हैं, ओनली लास्ट वाले 2 नामों को छोड़कर। लास्ट में जितने भी आए, जैसे अभी 4 नाम लगातार आ गए हैं, तो पहले वाले जो 2 हैं, जैसे ग्वालियर, जयपुर, भोपाल और आगरा, तो देखिए ग्वालियर कॉमा जयपुर कॉमा भोपाल और आगरा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भी समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं आगे योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह कैसा होता है? जो डैश होता है हमारा, वही योजक चिन्ह होता है। तो योजक चिन्ह हम किस जगह पर लगाते हैं? तो जैसे देखिए, जो हमारे जो शब्द होते हैं जो जोड़े के रूप में आते हैं, उनके बीच में हमेशा हम योजक चिन्ह लगाते हैं। और योजक चिन्ह लगाने के बाद अगर कोई दूसरा शब्द जोड़े के रूप में आ रहा है तो फिर हम उस योजक चिन्ह लगाने के बाद उस वर्ड के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे खाना पीना, तो खाना पीना के बीच में योजक चिन्ह आएगा, यानी डैश आएगा, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरा है हमारा भागना दौड़ना, तो देखिए भागना योजक चिन्ह दौड़ना, उसके बाद फिर कॉमा। उठना योजक चिन्ह बैठना, कॉमा। सोना जागना, तो देखिए सोना जागना के बीच में भी योजक चिन्ह आएगा। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनमें योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो योजक चिन्ह भी आपको पता चल गया होगा। और ये जो योजक चिन्ह होते हैं वो हमेशा जोड़े के रूप में आते हैं, तभी हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और योजक चिन्ह, अगर योजक चिन्ह लगाने के बाद अगर कोई दूसरे वर्ड जोड़े के रूप में आ रहे हैं तो फिर हम हर एक जोड़े वाले शब्द के बाद कॉमा लगाएंगे। तो योजक चिन्ह लगाना सीख गए होंगे आप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दिन लाइव क्लास में बहुत अच्छे से रखेंगे, जिसमें लाइव कमेंट वगैरह चैट करके तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि किसी का कुछ डाउट होता है तो वो क्लियर भी होता चला जाता है। हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो आप उनको कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं पूरी एक्यूरेसी के साथ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ कि इससे आप 95% तक कॉमा फुल स्टॉप वगैरह लगाना सीख जाएंगे। देखिए, हम जो हिंदी ट्रांसलेट करते हैं स्टेनो में, तो उस टाइम कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्ड को गलत लिखते सही है, लेकिन वो उसमें वर्ड होते हैं उनमें बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। शुद्ध लिखने के बाद भी उनमें गलतियां होती हैं। वो कैसे? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नहीं लिखा उन्होंने नहीं, तो नहीं के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं वो लोग। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं के ऊपर बिंदी नहीं लगाओगे तो आपका शब्द गलत हो जाएगा और वो एक गलती काउंट कर लेगा और नंबर काट लेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये स्टेनो है, ये कोई 12th क्लास वगैरह और हम कॉलेज वगैरह में एग्जाम देते हैं तो उसमें ये हिंदी वगैरह नहीं चेक करते, उन्हें तो पैराग्राफ से मतलब रहता है। तो इसमें पैराग्राफ नहीं, आपकी हिंदी ही देखी जाएगी और आपने कितनी शुद्धता से वर्ड लिखा है वो देखा जाएगा। और दूसरा शब्द है और हैं। कुछ लोग इसको नहीं देखते हैं कि है कहाँ पर है और हैं कहाँ पर है। उन्हें तो बस है, जहाँ पर है तो उस जगह पर है लिख दिया, और जहाँ है
उस जगह पर है लिख दिया, कहीं पर बिंदी लगा दी, कहीं पर नहीं लगाई। तो देखो मैं आपको बता दूं बात, जिस जगह पर हैं तो उस जगह पर है को ही लिखिए, और जिस जगह पर है तो उस जगह पर है को ही लिखो, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी और एक नंबर काट लेगा। और अब बात करते हैं मैं एक तो होती है डबल मात्रा वाली, एक होती है सिंगल मात्रा वाली। तो देखिए जो डबल मात्रा वाली मैं होती है वो स्वयं के लिए यूज की जाती है, यानी मैं आज आगरा जा रहा हूं, यानी इसमें मेरा स्वयं का यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, जो डबल मात्रा वाली मैं होती है वह स्वयं के लिए यूज की जाती है, और जो सिंगल मात्रा वाली मैं होती है वह किसी कार्य के लिए यूज की जाती है। इसका उदाहरण है सिंगल मात्रा वाली का, आपकी किताब में बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। आपकी किताब में बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, तो देखिए इसमें सिंगल मात्रा वाली में लगेगी, और डबल मात्रा वाली में स्वयं के लिए यूज होती है। जैसे मैं ग्वालियर जाता हूँ, या मैं आज भोपाल जाऊंगा, जिसमें स्वयं का जिक्र हो रहा हो उस जगह पर डबल मात्रा वाली मैं को लगाते हैं। और इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि मैं में भी बिंदी लगती है, चाहे सिंगल मात्रा वाली हो या डबल मात्रा वाली हो सकता है हमसे कोई भूल चूक हो गई हो। अगर आपको लगता है कि हमने कहीं किसी जगह पर कुछ गलत बोला है तो आप हमको कमेंट में बता दीजिए। अगली बार हम जब भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे इसमें बहुत सावधानी बरती गई है, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, तो आप हमको बताइए अगर कुछ आपको गलत लगता है तो। और वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। गुड नाइट।